हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखिए प्यारे गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 3 है कक्षा 8 का, चतुर्भुजों को समझना। देखो, चतुर्भुज के बारे में समझना। चतुर्भुज का मतलब है जिसमें चार भुजाएं हो या कोई भी आकृति हो। चतुर्भुज या ऐसी आकृतियाँ जो चारों तरफ से घिरी हुई हैं, यानी कि जिनकी रेखाएं मिली हुई हैं, जो बंद आकृतियाँ हैं, वे कोई ना कोई आकृति जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, ये अलग अलग कहलाती हैं। अब इसी के अंतर्गत जो है, हम आपको कुछ आकृतियों के बारे में समझाते हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। अब देखो, जैसे मान लो कोई आकृति आपके पास है। अगर ये आकृति बनी हुई है, मान लो आपके पास ये एक सरल आकृति है, बंद आकृति नहीं है। और जैसे मान लो कोई आकृति बनी हुई है आपके पास, ये बनी हुई है, ये बंद आकृति है, लेकिन ये वक्राकार है, यानी कि गोलाकार है। और जैसे आपके पास कोई आकृति बनी हुई है, ये भुजाओं के अंतर्गत बंद है। तो ये जो है, ये ऐसी आकृतियाँ हमारी त्रिभुजों में, चतुर्भुजों में आती हैं, जिनके बारे में आज हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस MP सैनी 1234 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको समझाते हैं त्रिभुज नंबर 1। हम आपको तब समझाते हैं त्रिभुज। जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, त्रिभुज उसे कहें जिसकी तीन भुजाएं हों। त्रिभुज कई प्रकार के हो सकते हैं, तीन भुजाएं से बोलते हैं त्रिभुज। अब इसमें जो है, ये त्रिभुज हमारा समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु कैसा भी हो सकता है। ये त्रिभुज हमारा हो गया समद्विबाहु। और त्रिभुज हमारा ऐसा भी हो सकता है जो समबाहु हो, जिसकी तीनों भुजा समान है। और ऐसा भी हो सकता है जो विषमबाहु है, जिसकी सब भुजाएं अलग अलग हैं। ये समबाहु हो गया, ये विषमबाहु हो गया। अब इसी में देखो, ये त्रिभुज है, अर्थात चतुर्भुजों को समझने का मतलब है कि हमें ऐसी आकृतियों को समझना है जो भुजाओं से घिरी हुई हैं। तो भुजाओं से घिरने वाली आकृतियाँ जो है, आपकी त्रिभुज से स्टार्ट होती है। पहली आकृति जो है आपकी त्रिभुज है। दूसरे नंबर पे आपकी जो आकृति है वो है चतुर्भुज, यानी कि जिसके अंतर्गत चार भुजाएं हों, उसे बोलते हैं चतुर्भुज। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो है वो आपका चतुर्भुज कहलाती है। जैसे मान लो एक आपकी आकृति है। अब ये चतुर्भुज जो है कई प्रकार के होते हैं। जैसे ये आकृति आपके पास दी हुई है, यह आकृति जो है ये आयताकार है, इसमें चार भुजाएं हैं। यह आयताकार है और जिसकी चार भुजाएं हैं, सबकी सब भुजाएं आपस में बराबर है। यह आकृति आपकी वर्गाकार होगी। वर्गाकार, ये कार है, वर्गाकार होगी। ऐसे ही मान लो अगर आकृति इस तरीके से दी हुई है, चारों भुजाएं समान है लेकिन कोण समान नहीं है, तो ये कहलाएगा आपका समचतुर्भुज। ये कहलाता है समचतुर्भुज। ऐसे ही अगर मान लो आपके पास आमने सामने भुजाएं समांतर हैं, बराबर हैं, तो ये कहलाता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। तो ऐसे जो है अनेक आकृतियों को आपको समझना है। इसके बाद नंबर 3 चलता है आपका पंचभुज। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, पंचभुज यानी कि जिसमें पांच बराबर भुजाएं हों। जैसे मान लो
एक दो भुजाएं आपकी होगी, दो भुजाएं आपकी होगी, एक भुजा आपकी होगी, तो ये पंचभुज कहलाता है, जिसमें समान पांच भुजाएं हैं, इनके भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। नंबर 4, आपका है षटभुज। षट, षट का मतलब होता है छह, जिसमें छह भुजाएं हो। जैसे मान लो ये दो आकृति होगी, दो भुजाएं ये होगी, दो भुजाएं आपकी होगी, दो भुजाएं आपकी होगी, ये कहलावा है आपका षटभुज, जिसमें समान छह भुजाएं हैं। नंबर 5, सप्तभुज। यानी कि जिसमें समान सात भुजाएं हैं, उसे सप्तभुज बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ऐसी भुजाओं की आकृति को जो है सप्तभुज बोलते हैं। एक होता है नंबर 6, अष्टभुज। तो ऐसी आकृतियों को आपको ध्यान रखना, इसमें समान 8 भुजाएं हैं। देखो 2, 4, 6 और 8, तो ये कहलावा है आपका अष्टभुज। तो इसी प्रकार से बहुत सारी भुजाओं की आकृतियाँ आपके साथ हो सकती हैं। तो ये सभी आकृतियाँ बंद आकृतियाँ हैं, जिन्हें बोलते हैं बंद। और ये सभी के सब जो है चतुर्भुजों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि चतुर्भुज अर्थात भुजाओं से घिरी हुई आकृतियाँ हैं। तो 4 भुजाओं का नाम चतुर्भुज हो गया, 5 का पंचभुज हो गया, 6 का षटभुज हो गया, 3 का त्रिभुज हो गया। अब देखो ये तो होगी आकृतियाँ। अब चलती है इनकी थोड़ी सी कंडीशन, हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लो त्रिभुज है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, तो इसके जितने भी अंदर कोण दिए हुए हैं, उन सभी कोणों का योग जो है वो कितना होता है, 180 होता है। देखो किसी भी आकृति के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों के योग की जो है हमारी एक शॉर्ट वीडियो है, आप उसे ध्यान से देख करके सारे सूत्र याद कर सकते हैं। किसी भी आकृति के अंतः कोणों का योग, ये सूत्र है n-2 इंटू 180। अब देखो त्रिभुज है, 3 मत 2 हो गया 1, 180 हो गया। चतुर्भुज है 4, 4 मत 2 हो गया 2, 360 हो गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, जितनी भी चतुर्भुजाकार आकृति हैं उन सब का योग 360 हो गया। अब 5 भुजाएं हैं, 5 में से 2 गया 3, 18 तिया 54, 540 हो गया। 5 भुजाओं से घिरी आकृति का। तो इस तरीके से चाहे आकृति जितनी भी भुजाओं की हो, तो उस आकृति के भुजाओं की संख्या रखो, -2 करके 180 से गुणा करके उसके अंतः कोणों का योग निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप उस किसी भी आकृति के अंतः कोणों का योग आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें जो है इन आकृतियों के बारे में अध्ययन करना है। तो इन्हीं आकृतियों के बारे में देखिए, खुल जो गोलाकार है वक्राकार होगी, कुछ उत्तल के आकार की होगी। उत्तल का आकार का मतलब है जो थोड़ी उभरी हुई है, ऐसे जैसे ये आकृति जो है आपकी उत्तल के आकार की होगी, जैसी आकृति आपकी उत्तल के आकार की होगी। कुछ अवतल के आकार की होती है, जैसे ये अंदर को बंद हो ऐसे, ऐसे कोई आकृति ये अवतल के आकार की आकृति कहलाती है, यानी कि जो अंदर को दबी हुई है। उत्तल का मतलब जो बाहर को उभरी हुई है। तो ये अनेक प्रकार की आकृतियां हैं जो चतुर्भुजों के अंतर्गत आती है। यानी कि चतुर्भुज के अंतर्गत जितनी भी सारी आकृतियां हैं, ये सारी किसी न किसी भुजा से आपस में मिलकर के बनी हुई है। अब इन सभी के अंतः कोणों का योग का फार्मूला आपके पास ही है, n-2 गुणा 180। आप इसे अच्छे से याद करें, ताकि किसी भी आकृति के अंतः कोणों का योग आप बहुत अच्छे से तरीके से निकाल सकते हो। अब देखो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1।
अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1। देखो 3.1 एक्सरसाइज में जो है प्रश्न नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ हैं। जैसे पहली आकृति दी हुई है आपके पास, ये पहली आकृति दी हुई है फर्स्ट। सेकंड पे आपकी आकृति दी हुई है। और थर्ड पे जो है आपकी आकृति दी हुई है। नंबर थर्ड पे ये दिया हुआ है। नंबर 4 पे आकृति दी हुई है। नंबर 4 पे ये आकृति दी हुई है, जिसे स्टार नुमा आकृति भी कह सकते हैं। नंबर 5 पे आपकी दी हुई है। यह आकृति दी हुई है। नंबर 6 पे आपकी आकृति दी हुई है। नंबर 5 पे हो गया। नंबर 5 पे आकृति दी हुई है आपके पास। और नंबर 6 पे आपकी आकृति दी हुई है ये। और नंबर 7 पे आपका आकृति दी हुई है ये इस टाइप की। तो ये 7 आकृतियाँ दी हुई है। इन 7 आकृतियों में हमें बताना है, प्रत्येक में ज्ञात करना है नंबर फर्स्ट के साधारण वक्र कौन कौन से हैं। साधारण वक्र जो है आकृतियों में कौन कौन से हैं। तो साधारण वक्र इनकी साधारण भुजाओं से बने हुए हैं। तो वो जो आपकी आकृति है नंबर फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, और नंबर 4 होगी, नंबर 5। देखो ये नंबर मिस्टेक हो रहा, ये नंबर 5 है, ये नंबर 6, ये 7 और ये 8 है। एक हो गया नंबर, पहला हो गया, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां। ये आपके साधारण आ गए। नंबर 2 यानी कि आपका ये पार्ट हो गया। बी पार्ट में जो है साधारण भी है और बंद वक्र है, बंद भी है। साधारण बंद वक्र, और देखो साधारण बंद वक्र जो है जो आकृति हमारी ऊपर है ये साधारण बंद वक्र भी है। जैसे फर्स्ट है साधारण भी है और बंद वक्र भी है, सेकंड भी है, थर्ड नहीं हो सकता, फोर्थ भी है, 6 भी है। 6 नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वर्ताकार है। एक आपका 6 हो जाएगा। तो ये साधारण बंद वक्र भी है। नंबर 5 भी हो गया आपका। नंबर सी चलता है आपके पास, बहुभुज। हमें इसमें से जो है हमें छाटने जोन से बहुभुज हैं, यानी कि जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं। तो बहुत सारी भुजाओं वाली आकृतियाँ जो है आपके पास कौन कौन सी। एक तो नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, और थर्ड है, फोर्थ है। एक तो ये होगी फर्स्ट, सेकंड होगी, से बहुत सारी भुजाएं हैं। एक ये फोर्थ होगी, से बहुत सारी भुजाएं हैं और भुजाओं वाली आकृति नहीं है ऐसी। तो ये 3 होगी बहुभुज वाली। और नंबर डी जो है आपका
उसमें बताना है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज की आकृति कौन कौन सी है? तो उत्तल बहुभुज की आकृति जो है आपके पास, जो बार की उभरी हुई है, वो केवल एक आपके पास सेकंड है। यानी कि यह आकृति देखो, यह आकृति उत्तल बहुभुज है जो बाहर की ओर उभरी हुई है। ऐसी आपका नंबर 4 है, नंबर 4 नहीं था, यही है फर्स्ट ही, डी। उसके बाद में ई चलता है आपके पास, ई में पूछा है अवतल। अवतल बहुभुज जैसी आकृतियां कौन कौन सी नजर आती है? तो अवतल बहुभुज के अंतर्गत जो है देखो, जो अंदर को झुकी हुई है, एक तो नंबर फर्स्ट है और नंबर 4 है। ये अंदर को झुकी हुई है देखो, इसमें जो है इस तरीके से दिया हुआ है, अवतल नुमा है ये। और इसके अंतर्गत जो है देखो, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे ये हो गया, ये अवतल नुमा हो गया, देखो ये अवतल नुमा हो गया, ये भी अवतल नुमा हो गया। तो इसलिए अवतल बहुभुज जैसी आकृति आपकी है बन गई। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 चलता है हमारा। प्रश्न नंबर 2 में बताना है प्रत्येक में कितने विकर्ण है। हमें बतानी है विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या। एक उत्तल चतुर्भुज है, देखो चतुर्भुज जो है आपका ऐसा होगा, ये चतुर्भुज है ए बी सी और डी। अब इस चतुर्भुज में जो है ये बताना है कि विकर्णों की संख्या कितनी होगी। अब हम सभी जानते हैं कि किसी भी आकृति में जो कोने से कोना मिला जाने वाली रेखा है, ये वाली, ये विकर्ण कहलाता है। अब देखिए इसमें जो है कितने विकर्ण हो गए। विकर्णों की संख्या जो है इसमें 2 है। एक विकर्ण आपका हो गया ए सी और एक विकर्ण आपका हो गया बी डी। तो चतुर्भुज के अंतर्गत जो है ये फर्स्ट पार्ट था आपके पास, ए पार्ट, जिसमें कोई चतुर्भुज है, इसमें जो है विकर्णों की संख्या आपके पास 2 आ गई। नेक्स्ट चलता है बी। नेक्स्ट बी चलता है। बी में जो पूछा उसने पूछा एक समषटभुज समषटभुज, इसमें समान 6 भुजा हो। तो समान 6 भुजाओं की आकृति आपकी कैसी बनती है देखो, 2 आपकी होगी, 2 ये होगी 4, 2 आपकी होगी 6। तो 6 भुजाओं की आकृति है, इसमें विकर्ण कितने होंगे देखो, कोने से कोना कौन सा मिल सके, तो आपका ये मिल जाएगा। ध्यान दो, एक तो आप नाम रख लो इसके पहले, ए बी सी डी और ई और एफ, ये नाम रख लिए। अब एक तो ये मिल गया कोने से कोना, एक विकर्ण तो आपका ये हो गया, एक ये मिल गया, एक विकर्ण ये हो गया, एक ये मिल गया। तो इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास 3 कोने, 3 मिले आपस में, तो विकर्ण आपके हो गए 3। तो विकर्णों की संख्या बराबर हमारे पास हो गया 3। एक तो विकर्ण हो गया ए बी, एक विकर्ण हो गया ई बी,
एक विकर्ण हो गया CF। तो इसमें जो है हमारे 3 विकर्ण आ गए। इसी में नंबर C हमारा चलता है त्रिभुज, यानी कि एक त्रिभुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं। तो विकर्ण के बारे में तो मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा। विकर्ण का मतलब है जो कोने से कोना मिलाने वाली रेखाओं से बोलते हैं विकर्ण। जैसे ही आपके पास त्रिभुज है, एक त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। और देखो 3 भुजाएं तो है, लेकिन कोने से कोना मिलाने वाली कोई भुजा नहीं है, इसलिए विकर्ण कितने हैं इसमें? कोई विकर्ण नहीं है। विकर्णों की संख्या इसमें 0 है। विकर्ण बराबर 0 होते हैं त्रिभुज के अंतर्गत, तो ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। अब देखिए, अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में जो दिया हुआ है हमारे पास, एक चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है। कोई भी चतुर्भुज आपके पास है दिया हुआ, चतुर्भुज जिसे कहते हैं जिसमें 4 भुजाएं हो, तो इसके कोणों का योगफल क्या है। देखो चतुर्भुज के कोणों का योगफल जो है वो होता है सभी कोणों का योगफल 360। इसने कहा कि यदि चतुर्भुज उत्तल न हो, उत्तल यानी कि उत्तल के आकार का है। भाई चतुर्भुज तो चतुर्भुज है, चाहे उत्तल हो या ना हो, लेकिन वो चतुर्भुज होना चाहिए। ये अवतल के आकार का है, तो इसमें जो है 1 2 3 4 कोण है, तो चारों कोणों का योग जो है वो 360 ही रहेगा। यानी कि ये जो नियम है, ये नियम सभी चतुर्भुजों पर लागू होता है, चाहे वो चतुर्भुज किसी भी टाइप का हो, उत्तल हो या ना हो, यानी कि सभी प्रकार पर यह लागू होगा। सभी चतुर्भुजों का योग चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग अंतः कोणों का योग 360 होता है, चाहे वो चतुर्भुज कैसा भी हो। तो इस तरीके से जो है हमें यह चीज़ ध्यान रखनी है। अब चलता है प्रश्न नंबर 4। देखो प्रश्न नंबर 4 में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है, जो हमारे पास आकृति दी हुई है, आकृति के अंतः कोणों का योग ज्ञात करना है। अंतः कोणों का योग ज्ञात करो, ये हमें ज्ञात करना है। कोई भी आकृति दी हुई हो, तो यहाँ कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं। जैसे नंबर 1 आकृति दी हुई है त्रिभुजाकार, ये वाली। दूसरी आकृति दी हुई है, ये फर्स्ट है। दूसरी आकृति हमारी ये दी हुई है। तीसरी आकृति हमारी यह दी हुई है। और चौथी आकृति हमारी यह दी हुई है। ये 4 आकृति हमारे पास दी हुई है। इसमें जो भुजाएं हैं, इसमें भुजा दे रखी 3, और इस आकृति में जो भुजा दे रखी वो दी हुई है 4, और इस आकृति में जो भुजा दी हुई है वो भुजा दी हुई है 5, और इस आकृति में जो भुजा दी हुई है वे भुजा दी हुई है 6। तो हमें जो है इसके अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करना है।
अब देखिए अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करने के लिए अंतःकोणों का योगफल अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है हमारे पास n-2 और गुणा 180। तो इससे जो है हम सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करते हैं। और देखो एक कक्का ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट आकृति के अंतः कोणों का योग। फर्स्ट आकृति दी हुई है तो फर्स्ट आकृति के अंतःकोणों का योग हमें ज्ञात करना है। देखो फर्स्ट आकृति में भुजा दे रखी है 3, तो n की जगह हम 3 रखते हैं, 3-2 और गुणा 180। तो 3 में 2 गया 1, ये हो गया 1 गुणा 180 बराबर 180, यानी कि त्रिभुज के जो पहले आकृति त्रिभुजाकार है उसके अंतःकोणों का योग आ गया 180। अब है आपके पास सेकंड आकृति के अंतःकोणों का योगफल बराबर। अब देखो ये जो दूसरी आकृति हमारे पास दी हुई है, इस दूसरी आकृति में भुजा दे रखी है हमारे पास 4, तो n बराबर 4 रखते हैं, 4-2 और गुणा ये हो गया 180। तो 4 में से 2 जाकर 2, ये आ गया 2 गुणा 180 बराबर ये आ गया 360। तो इस तरीके से जो भुजाएं जिसमें 4 भुजाएं हैं, देखो 3 भुजाएं वालों का त्रिभुज हो गया जिसके अंतःकोणों का योगफल 180 आया था। ऐसी ये 4 भुजाएं हैं, 4 भुजा वाली आकृति चतुर्भुज होगी तो अंतःकोणों का योगफल हो गया 180 गुणा देने के 360 हो गया। अब नंबर 3 है, नंबर 3 आकृति के अंतःकोणों का योगफल। अब आकृति 3 के अंतःकोणों का योगफल देखो, आकृति 3 में जो है आपके पास भुजाओं की संख्या वो है कितनी, 5। इसमें भुजाओं की संख्या 5 है तो 5 रखते हैं, 5-2 और गुणा 180। तो ये 5 में 2 जाकर 3, 3 गुणा 180। तो ये हो गया आपके पास 18-54 540 अंश। यानी कि अगर भुजाएं 5 है जिसे बोलते हैं पंचभुज, तो 5 भुजाओं वाली आकृति के अंतःकोणों का योगफल जो है वो हमारा आता है 540। अब आकृति नंबर 4 चलती है। आकृति 4 के अंतःकोणों का योगफल। अब देखो आकृति 4 में जो है भुजाओं की संख्या हमारे पास दी हुई है 6, तो ये रखते हैं हम आशी 6-2 और गुणा 180। तो 6 में से 2 जाकर आपके पास बच गया 4, तो ये आएगा 4 गुणा 180 बराबर ये आएगा 18-72 720। तो इस तरीके से जो है चाहे आकृति आपके पास में कितनी भुजाओं की हो तो उसके हम अंतःकोणों का योगफल निकाल सकते हैं। अब इसी क्रम में ये तो हमने निकाला है इनके जो आकृति हमारे पास दी हुई है। अब इसी प्रश्न के क्रम में कुछ खंड दिए हुए हैं, हम उनकी आकृतियों का योगफल निकालते हैं। अब देखिए इसी प्रश्न के क्रम में हमारे पास कुछ दिए हुए हैं खंड। ए खंड दिया हुआ है, भुजाओं की संख्या n बराबर है 7, तो अंतःकोणों का योगफल हमें निकालना है। अंतःकोणों का योगफल
सूत्र हमने अभी लगाया था n-2 और गुणा 180 अंश। तो ये अंतःकोणों का योगफल निकालना। जब n बराबर 7 है तो अंतःकोणों का योगफल बराबर 7 - 2 और गुणा 180। तो अंतःकोणों का योगफल आपका आ गया 7 में 2 गया 5, 5 गुणा 180। तो जब भुजाओं की संख्या 7 है तो उसका अंतःकोणों का योगफल आ गया आपके पास 900। तो ऐसे हमें याद करना है। बी पार्ट दिया हुआ है, भुजाओं की संख्या n बराबर 8। जब भुजाओं की संख्या n बराबर 8 दी हुई है तो अंतःकोणों का योगफल हमें ज्ञात करना है। बराबर यह जगह 8 - 2 और गुणा 180। तो अंतःकोणों का योगफल हो गया 8 में 2 गया 6, 6 गुणा 180। तो ये हो गया आपके पास 18 छिक्की 108 यानी कि 1080 अंश। तो ऐसे जो है फार्मूले मान, अगर फार्मूला आपके याद है तो आप निकालते जाते हैं। सी पार्ट दिया हुआ है आपके पास, भुजाओं की संख्या n बराबर दिया हुआ है 10। जब भुजाओं की संख्या 10 है तो अंतःकोणों का योगफल बराबर n की जगह 10 रख दीजिए, 10 - 2 और गुणा 180। तो 10 में तो 2 गया आपका, बच गया 8 और गुणा 180। तो 8 तो गुणा करेंगे कितना हो गया, 18 8 144। जीरो की यानी कि 1440 अंश आ गया जब n बराबर 10 दिया हुआ है। और नंबर डी, यदि n बराबर जो है वो दिया हुआ है हमारे पास n बराबर n ही दिया हुआ है तो अंतःकोणों का योग हमें याद करना है। जब n बराबर n ही दिया हुआ है तो n - 2n की जगह n है और गुणा 180। तो हमारा सूत्र जो है जो का तो आ जाएगा जब भुजाओं की संख्या n ही दी हुई है। नेक्स्ट चलता है प्रश्न नंबर आपका 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है समबहुभुज क्या है। समबहुभुज क्या है। एक तो हम बताना है कि समबहुभुज क्या है। देखो समबहुभुज का मतलब है जिसमें समान भुजाएं हो, कोई भी आकृति हो सके। जैसे ही एक चतुर्भुजी है जिसकी चारों भुजाएं समान है, से बोलते हैं समबहुभुज। यह वर्गाकार हो, समचतुर्भुज हो तो इसे समबहुभुज बोलते हैं, समान भुजाएं हो। अब इसके अंतर्गत जो है हमें कुछ हमारे पास समबहुभुजों के नाम हैं जिनकी आकृति बना करके हम बताना है कि ये कौन सा समबहुभुज है। जैसे नंबर ए दिया हुआ है, इसमें नंबर फर्स्ट जिसमें 3 भुजाएं हो। देखो जिसमें 3 भुजाएं होती हैं वो होता है त्रिभुज। वह आकृति कहलावा है आपकी त्रिभुज। तो त्रिभुज आपका ऐसा होगा जिसमें 3 भुजाएं हैं, उसकी ये आकृति होगी आपके पास। नंबर 2, ये दिया हुआ है 4 भुजाएं। तो 4 भुजाओं वाली आकृति का नाम है चतुर्भुज। चार भुजाओं वाली आकृति का नाम है चतुर्भुज। तो देखो चतुर्भुज ऐसा होगा जिसमें 4 भुजाएं हैं। वो कैसा भी हो, 4 भुजाएं होनी चाहिए। वर्ग हो, आयत हो, समचतुर्भुज कैसा ही हो, लेकिन 4 होनी चाहिए।
नंबर 3 जो है, नंबर 3 में दिया हुआ है 6 भुजाएं। अब देखो जिसमें 6 भुजाएं हैं तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है षटभुज। उसे बोलते हैं षटभुज। भुज है षटभुज, यानी कि समान 6 भुजाएं हो। तो षटभुज में जो है 6 भुजाएं होती है। देखो 2 भुजा आपकी होगी, 2 भुजाई होगी 4, 2 भुजाई होगी 6 भुजा होगी। तो इसे बोलते हैं षटभुज। समान 6 भुजा वाली आकृति को षटभुज कहते हैं। अब देखो इसी क्रम में चलता है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में जो है पहला खंड हमारे पास दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है। फर्स्ट ए पार्ट दिया हुआ है, यह आकृति दी हुई है। यह आकृति दी हुई है। इसमें जो है ये कोण 130 अंश का है, ये कोण 120 अंश का है, और ये कोण x है जो हमें ज्ञात करना है, और ये कोण है 50 अंश का। अब देखो ये आकृति कैसी है? चतुर्भुजाकार आकृति है, 4 भुजाएं हैं, इसमें 4 ही अंदर कोण दिए हुए हैं। तो 4 भुजाओं वाली आकृति के अंदर कोणों का योगफल होता है 360। तो इसलिए क्या हो गया? ये चतुर्भुज में चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 हो गया, यानी कि x, देखो रह जो है वो यहाँ पे आता है, गलत लिखा गया, सॉरी। चतुर्भुज में x प्लस 120 प्लस 130 प्लस 50 बराबर चारों कोणों का योग होता है कितना? 360। तो इसके चारों कोणों का योग 360 हो गया। तो ये हो गया आपके पास x प्लस से जोड़िए, देखो 0, 5 और 3 8 और 2 10, 1 और 1 2, 3, 300 प्लस 360, नहीं बराबर, सॉरी, बराबर 360। तो हमें x का मान निकालना है। x बराबर हमारा आ गया 360 माइनस 300। ये जो दो इधर 300 हमारा टोटल करके आया, तो ये घट गया इसमें से। तो x का मान जो है हमारे पास कितना आ गया? 60 अंश आ गया। तो इस तरीके से x की वैल्यू जो है वो 60 आ गई। तो ये जो है ये आकृति नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो गया, x का मान। अब देखिए नेक्स्ट आकृतियाँ। यह नेक्स्ट आकृति नंबर बी आकृति दी हुई है हमारे पास। यह आकृति दी हुई है, इसमें जो है ये कोण दिया हुआ है x, और ये कोण इधर की ऐसा निशान बना हुआ है, इसका मतलब ये 90 का होता है। ये कोण दिया हुआ है 60 अंश, और ये कोण दिया हुआ है 70 अंश। अब देखो जिधर ये निशान बना हुआ है ये कोण होता है 90 का। तो इसमें जो है ये अंदर का कोण आपको कितना आ गया? ये आ जाएगा 90, 180, यानी कि पूरे कोण 180 का हो गया। तो 180 माइनस 90, तो एक अंदर का जो कोण है वो 90 अंश का आ गया। ये वाला कोण जो है ये 90 अंश का आ गया। अब देखो आकृति कैसी है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 भुजा वाली आकृति है, चतुर्भुज है। तो अंतः कोणों का योग
बराबर ये होता है 360। अंतः कोणों का योग जो है 360 होता है। तो कोण दिया हमारे पास x प्लस 70 प्लस 60 और प्लस 90 बराबर ये हो गया 360। अब सबको जोड़ लीजिए, x प्लस ये हो गया 0, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 220 बराबर 360। तो x बराबर जो है 360, ये 220 जो है इधर आकर माइनस का हो गया 220, तो बराबर ये बच गया आपके पास 0, 6 में से 2 हो गया 4 और 140 अंश, यानी कि 140 आ गया। अब देखो ये सही आया या गलत है। अगर हमने उत्तर की जांच करनी हो तो हम आपको उत्तर की जांच करनी भी समझाते हैं। सभी कोणों को जोड़ लीजिए। देखो ये कोण है हमारे पास 140, दूसरा कोण था 70, तीसरा कोण था 60 और चौथा कोण था 90। आप इन सबको जोड़िए। अगर इन सब का योग 360 आएगा तो समझो आपका आंसर सही आया। अगर सबका योग 360 नहीं आया तो समझो आपका आंसर गलत आया। देखो करो, 0, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 9 26, 2, 2 और 1 3। देखो 360 आ गया। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया वो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए सी पार्ट। सी पार्ट में हमारी आकृति दी हुई है। ये सी पार्ट की आकृति है। इसमें जो है ये कोण दिया हुआ है 60 अंश और ये कोण दिया हुआ है 70 अंश और ये कोण दिया हुआ है x अंश और ये कोण भी दिया हुआ है x अंश और ये कोण दिया हुआ है 30 अंश। तो हमें जो है इसमें x का मान निकालना है। अब आप देखिए आकृति हमारी कैसी हो रही है। 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं की आकृति हो रही है। अब 5 भुजाओं की आकृति में देखो ये जो कोण अंदर का है ये वाला कोण 180 में से 70 घटा का होगा और ये कोण भी हमारा 180 में से 70 घटा का तब निकलेगा, क्योंकि आप जानते हैं देखो ये एक लाइन है। इस लाइन के एक और सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर इस लाइन पर हम कोई एंगल बना दें इस तरीके से तो 2 कोण बन गए। तो इसका मतलब है कि इन दोनों कोणों का योग जो है वो 180 होता है। तो आपको यही से पहचान रखनी है। जैसे कि एक लाइन है ये वाली, तो इस लाइन पर ये कोण बना हुआ है, एक इधर बन रहा एक इधर बन रहा, तो इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। ऐसे इधर 2 कोण बने हुए हैं, एक 60 का है एक खाली है, तो इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग भी 180 होता है। तो यह आकृति जो है यह आकृति हमारी बन गई पंचभुज। 1 2 3 4 5 पंचभुज बन गए हो। तो अंतः कोणों का योगफल अंतः कोणों का योग जो है वो आ गया 540। अब देखो सभी कोणों को लिखते हैं। x प्लस x प्लस 30 प्लस, अभी जो कोण निकलेगा ये निकलेगा आपके पास 180 माइनस 70 करके, ऐसे ही प्लस ये जो कोण निकलेगा आपके पास 180 माइनस 60 करके बराबर ये आ गया 540। तो ये हो गया 2x प्लस 30
प्लस 180 में से 70 घटाओ, ये बच गया आपके पास 110 प्लस 180 में 60 जाकर ये बच गया 120 बराबर ये आ गया 540। अब टोटल कितना हो गया सबका देखते हैं। 2x प्लस ये हो गया 0, 2 और 1 3 और 3 6, 1 और 1 260 हो गया और बराबर ये आ गया 540। एक बार और चेक कर लो, देखो 30 और 10 40 और 20 60, 1 और 1 260, तो 2x बराबर आ गया 540। ये जो 260 है दर्जा का हो गया माइनस का 260, तो ये बच गया आपके पास 0, 14 में से 6 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, 280 बच गया। देखो 0 8 अच्छे 14, 2 और 2 4 1 5, 280 बच गया। तो इस प्रकार से x का मान हमारे पास निकल गया 280 और बटे 2, तो यह आ गया 2 एकम 2, 2 चौक 8, 140 आ गया। तो x का मान हमें निकालना है, तो x का जो मान है वो हमारे पास 140 आ गया। अब देखो उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच करते हैं, ये रफ कार्य है, इसको आप फेर में नहीं करना, केवल समझना है। 140 तो एक हो गया, 140 दूसरा हो गया, 31 हो गया और एक घटा का 110 आ रहा है आपका, एक घटा का आपका 120 आ रहा है। इन सबको जोड़ लीजिए, देखो जोड़ के कितना हो गया आपके पास ये 0, 4 और 4 8 और 3 11, 1 12 और 2 14, 1 और 1 2 3 4 5, तो 540 हो गया। तो इसका मतलब है कि ये सारे कोण हमारे करेक्ट हैं। अब देखिए इसका डी पार्ट, देखिए नेक्स्ट आकृति नंबर दी हुई है डी। डी आकृति जो दी हुई है आपके पास वो इस टाइप से दी हुई है। ये दी हुई है, इसमें जो है सभी भुजाएं आपस में ये बराबर हैं। इसमें ये कोण दिया हुआ है x, तो हमें जो है x का मान ज्ञात करना है। अब देखो सबसे पहले तो आपने पहचान करनी है कि आकृति कैसी है, क्या भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो आकृति है इस आकृति का नाम है पंचभुज, यानी कि 5 भुजाओं वाली आकृति। तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग योग बराबर कितना होता है, ये होता है 540। पंचभुज के 5 कोण है, पांचों का योग होता है 540। क्योंकि देखो सूत्र था हमारे पास, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था आपके पास n-2 और गुणा 180, तो 5 में 2 गया 3, 540 आ गया इस तरीके से अभी निकाला था हमने यो। तो इसमें जो है प्रत्येक देखो सब भुजाएं समान है तो प्रत्येक कोण भी समान होगा। तो ये हो गया x प्लस x प्लस x और प्लस x और प्लस x, यानी कि हो गया 1 2 3 4 5। इन पंचों का योग जो है वो आ गया 540। क्योंकि ये जो आकृति है यह आकृति आपके पास है पंचभुज। देखो 1 2 3 4 और ये 5। तो देखो इस पर निशान लगा हुआ है कि सभी भुजाएं आपस में समान है। जब सब भुजाएं समान है, कोण x मान लिया, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x है। सभी कोणों का योग जो है वो x है। तो सबका टोटल हमारे पास आ गया 540।
अब देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5। 5x बराबर 540। तो x का मान हमें निकालना है, तो ये हो गया 540 और बटे 5 बराबर ये मान आ गया 5 कन 5 0 5 अट्ठे 40। तो 108 जो है वो x का मान आ गया। तो ऐसे हम इसमें x का मान निकालते हैं। ऐसी आकृतियों को सबसे पहले पहचान करते हैं कि इसमें कितनी भुजाएं हैं, समान है या असमान है। तो भी उसी आकृति के अनुसार अगर समान है तो समान के हिसाब से लेकर चलो, अगर ये असमान है तो असमान के हिसाब से करो। अब चलता है आपके पास ई पार्ट। देखो ई पार्ट में दिया हुआ है, आपके पास आकृति दी हुई है। ये आकृति दी हुई है, इसमें जो कोण दिए हुए हैं आपके पास, जो मैं निकालना है, तो ये है एक्स, एक ये निकालना वाई, एक ये निकालना जेड। इसमें जो दिया हुआ है अंदर का ये कोण दिया हुआ है 30 अंश और ये कोण दिया हुआ है 90 अंश। और हमें जो है इसमें एक चीज़ और भी ज्ञात करनी है, एक्स प्लस वाई और प्लस जेड। हमें इसका मान भी इसमें ज्ञात करना है। नहीं सॉरी बच्चों, ये जो है ये डी पार्ट नहीं है, सॉरी, ये प्रश्न नंबर 7 है आपके पास। ये प्रश्न नंबर 7 है, सॉरी बच्चों, ये डी पार्ट नहीं, डी तो ऊपर हो गया। ये प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है। तो इसमें जो है हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान भी ज्ञात करना है। अब सबसे पहले तो एक्स वाई जेड ज्ञात करिए। अब देखो अभी हमने आपको समझाया था कि अगर मान लो एक रेखा है, उस रेखा पर दो कोण बने हुए हैं, तो उन दोनों कोणों का योग जो है वो 180 अंश होता है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास देखो जेड और प्लस 30 बराबर ये हो गया 180। तो इसमें जो है हमारे पास जेड की वैल्यू निकल गई कितनी, 180 माइनस 30। तो जेड की वैल्यू जो है वो आ गई 150। तो जेड का मान तो निकल गया। अब निकाल दो देखो एक्स का मान, यहाँ भी दोनों कोण ऐसे ही है, दोनों का मान होता है इसका एक्स का और 90 का 180। तो ये हो गया एक्स और प्लस 90 बराबर ये आ गया 180। इसमें भी हमने एक्स का मान निकालना है, तो 180 और माइनस 90 घटाइए, तो बराबर ये आ गया 90। यानी कि दोनों कोणों का मान निकल गया हमारे पास, जेड का भी निकल गया, एक्स का भी निकल गया। अब निकालना वाई का मान। अब वाई का मान जो है देखो, ये कोण जो है दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो, या फिर इन दोनों के योग के बराबर वाई का मान होता है। तो वाई बराबर आपके पास जो है ये हो गया 30 अंश और प्लस 90 अंश। इन दोनों के यानी कि बाहर के कोण को बोलते हैं बहिष्कोण। किसी भी आकृति के जो बाहर कोण बनता है, जैसे ये एक्स बन गया, ये जेड बन गया, ये वाई बन गया, इसका एक दूसरा नाम है जिसे बोलते हैं बहिष्कोण, बाहर का कोण बोलते हैं इसको। तो इस बहिष्कोण को ज्ञात करने के लिए अंदर बहिष्कोण का मान जो है अंदर के दो सामने के कोणों के योग के बराबर होता है। देखो और भी पुष्टि करते हैं हम आपको भी। तो ये हो गया आपके पास वाई का मान आ गया 120 अंश। अब देखो ये 90 है, ये 30 है, 120, 180 में 120 जाकर ये कोण बचता है आपके पास 60 अंश। अब देखो पुष्टि करके हम आपको बताते हैं। जैसे हमने वाई का मान निकाला, तो वाई का मान जो 180 में 60 घटाओ, कितना आ गया 120, अंदर के दो सामने के योग के बराबर है। ऐसे ही देखिए जेड को, जेड का मान जो है अंदर के कोण 90 और 60 है, दोनों का अगर टोटल करेंगे तो ये 150, तो जेड का मान 150 आ गया। इसी प्रकार से एक्स का मान देखिए,
ये भी 22 कोण है। इसका मान जो है अंदर के दो टोटल कोणों के बराबर है। कौन कौन सा? 30 और 60 के। देखो 60 और 30 90 आ गया। तो किसी भी आकृति के जो बाहर का कोण होता है उसे 22 कोण भी कहते हैं। और 22 कोण का मान जो है अंदर के दो सामने के कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये सातवें का आपका ए पार्ट था। अब सातवें का आपका बी पार्ट दिया हुआ है। तो बी पार्ट में जो आकृति दी हुई है आपके पास वो इस टाइप से दी हुई है। ये आकृति दी हुई है। इसमें ये कोण आपका दिया हुआ है वाई, और ये कोण दिया हुआ है जेड, और ये कोण दिया हुआ है आपका डब्लू, और ये कोण दिया हुआ है आपका एक्स, और जी भैया ये कोण दिया हुआ है आपका 120, और ये कोण जो है ये कोण दिया हुआ है आपका 80, और ये कोण आपका दिया हुआ है 60 अंश। तो इसमें जो है इस तरीके से कोण दिए हुए हैं। ये 80 है, 60 है, 120 है, ये एक्स वाई जेड डब्लू, हमें इन सब का मान निकालना है और एक ज्ञात करना है हमको। देखो जैसे ऊपर ने हमने एक चीज़ और ज्ञात करनी थी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सॉरी ये भूल गए हम, इसके भी लिख देते हैं यहाँ से। ऊपर में एक मान और ज्ञात करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो एक्स का मान 90 प्लस वाई का मान 120 प्लस जेड का मान 150। तो ये हो गया आपके पास 0, 5 और 2 7, 9 और 7 16, 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि वाई ये कोणों का योग जो है वो हमेशा 360 होता है, जो बाहर के 22 कोण होते हैं। अब देखिए इसमें भी ऐसे निकालते हैं, और हमें बाद में निकालना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस डब्लू। बाद में हमें इसकी वैल्यू भी ज्ञात करनी है इसमें भी। अब देखिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्स से। देखो एक्स का मान जो है वो आ गया 180 माइनस 120, घटा दो इसमें से, तो ये बच गया आपके पास 60 अंश। तो 60 जो है आपके पास एक्स का मान आ गया। अब देखो वाई का मान निकालते हैं। वाई बराबर इसमें जो है 180 में से -80 घटा दिया, तो ये बच गया हमारे पास 100 अंश। तो इसी तरीके से जो है और आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास जेड दिया हुआ है जेड, तो जेड का मान जो है 180 में से 60 घटाते हैं, तो ये मान हमारे पास आ गया 120। तो तीनों के मान निकल गए। अब निकालना है डब्लू। देखो डब्लू का मान जो है इन सभी कोणों को जोड़ के घटाने के बाद ये पहले वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, यानी कि डब्लू का मान जो है वो आ गया आपके पास कितना 360। देखो डब्लू का मान निकालने के लिए पहले हमें एंगल निकालना पड़ेगा, यानी कि 180 माइनस 360 माइनस इन तीनों को जोड़ लो 120, यहाँ जो है बड़ा ब्रैकेट लगा लो, यहाँ छोटा लगा लो। 120 प्लस 80 प्लस 60, तो ये बच गया आपके पास 180 माइनस 360 माइनस
120 और 60 180, 180 और 80, ये हो गया 260। तो ये बच गया आपके पास 180 माइनस 100, तो बराबर डब्लू का मान आपके पास आ गया 80 अंश। तो इस तरीके से जो है आपके पास ही चारों कोण निकल गए, तो डब्लू का मान आपके पास आ गया 80 अंश। क्योंकि देखो ये इस तरीके से कैसे करा, इन सारों को जोड़कर 360 में से घटाकर आपका ये एंगल निकल गया, और जैसे ये निकलेगा 180 में से उसको घटा दिया तो आपके पास डब्लू का मान निकल गया। अब चारों कोणों का योग हमें निकालना है, हमें ज्ञात करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस डब्लू। चलो सभी का योग करते हैं। एक्स का मान हमारे पास है 60 प्लस वाई का मान है हमारे पास 100 प्लस जेड का मान है 120 प्लस डब्लू का मान हमारे पास है 80। तो जोड़ो सभी को, देखो सभी को जोड़ने के बाद आ गया 80 और 120 हो गया 200 और 100 300, तो ये हो गया 360। देखो पहले त्रिभुज पहले क्या करती थी, उसका भी 360 था, उसमें 3 कोण थे, इसमें 4 है, इसका भी 360 है। इसका मतलब ये है कि आप इस टॉपिक को बिल्कुल याद रखें कि किसी भी आकृति के जो बाहर बने हुए कोण है जिसे बोलते हैं बहिष्कोण, उन सभी का योग जो है वो होता है 360। तो इस तरीके से जो है प्यारे गाइस ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज समझाते हैं। आप एक्सरसाइज को ध्यान से समझें, वीडियो को शुरू से और अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।